नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा 17 फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में। पहला जो आर्टिकल है वो है इंडियन ओशन के बारे में, ब्लू इकोनॉमी के बारे में और किस तरह से जो कंट्रीज़ हैं, जो हिस्ट्री रही है डिफरेंट देशों की कि उन्होंने किस तरह से ओशियन को यूज़ किया है फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस, फॉर जियोपॉलिटिकल, ट्रेड, एनर्जी पर्पसेस। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन ओशन की, ठीक है? इंडियन ओशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंडिया की और हिस्टोरिकली भी किस तरह से चोला थे, जो चोला नो एम्पायर था, जो किंगडम था और उनकी जो डेवलप्ड एक नेवीज थी, तो किस तरह से उसने चोला एम्पायर को ना बड़ा इतना पावरफुल बनाने में अपना रोल प्ले किया। तो उस चीज़ की चीज़ ठीक है। तो और भी हम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे किस तरह से जो मैकेंडर थे, उन्होंने बोला कि कि जो भी लोग ना यूरेशिया पे, जो जो कंट्री, जो भी पावर यूरेशिया पे रूल करेगी, यूरेशिया पे फोकस करेगी, तो वो कहीं न कहीं डोमिनेट करेगी, कंट्रोल करेगी जो ग्लोबल पावर है, ठीक? वो चीज़। और जो अल्फ्रेड टी महान थे, उन्होंने बोला था कि जो कंट्री, जो नेशन ओशियन पे फोकस करेगी ना, तो कहीं न कहीं वो जो वर्ल्ड पावर है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसको रूल करेगी, उस पे उसका डोमिनेंस होगा, ठीक है? तो वो चीज़, इस चीज़ की बात तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ना आपने देखा हो ना, आप थोड़ा हम लोग जान लेते हैं थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन ओशन की ज्योग्राफी के बारे में। तो आपने देखा होगा इंडियन ओशन, जैसे इंडिया का जो मैप है, जैसे इंडिया का जो मैप है ना, तो उसको उसके इस साइड में है स्टेट ऑफ मलक्का और उसकी इस साइड में है अफ्रीका, ठीक है? अफ्रीका। और अफ्रीका के यहाँ पे है जो अफ्रीका, ठीक है? अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो है और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और ये इंडियन ओशन है, पूरा इंडियन ओशन है ये बेसिकली। तो ना ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो इंडियन ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट है, तो वहाँ पे जो मलक्का स्टेट है, तो आपने देखा होगा कि चाइना का ऑलमोस्ट 75 से 80% जो ऑयल एंड गैस का जो ट्रेड है ना, वो इसी स्टेट ऑफ मलक्का से गुजरता है। और इंडिया का जो पर्शियन, इंडिया का जो ऑलमोस्ट 50 से 60% जो ऑयल एंड गैस का जो ट्रेड है, वो जो पर्शियन गल्फ है, जो रेड सी वगैरह है, वहाँ से पास होता है। तो कितना इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का फॉर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। और पायरेसी वगैरह के जो इशू होते रहते हैं, जैसे सोमालिया वगैरह, सोमालिया के जो पायरेट्स होते हैं, इनफैक्ट उसके ऊपर मूवीज़ भी बनी है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वगैरह इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर सोमालिया की बात कर रहे हैं, तो सोमालिया के जो पायरेट्स होते हैं, अगर इस तरह से अगर हम लोग इंडियन ओशन को स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करेंगे और उसको इसका यूज़ करेंगे, जैसे गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए थे पहले, जैसे सागर इनिशिएटिव वगैरह, बहुत सारे पोर्ट डेवलप किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाहवार पोर्ट, चाहवार पोर्ट ईरान में, दक्कम पोर्ट ओमान में, सवांग पोर्ट आपका इंडोनेशिया में, सितवे पोर्ट म्यांमार में, ठीक है? और एक है मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में, ठीक है? तो ये ना इंडिया ने ये चीज़, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना डेवलपमेंट दूसरी कंट्रीज़ के पोर्ट्स में भी इसलिए किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि भाई इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ के बारे में पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशियन की और ओशियन की स्पेशली, फॉर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, नो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, और जो पॉलिटिकली किस तरह से, ठीक है? ये चीज़ है। और तो ना जैसे मैंने बताया ना कि जो मैकेंडर महान थे, उन्होंने बोला था कि ना जो कंट्री, जो लैंड पार्ट है यूरेशिया का, यूरेशिया पे जो फोकस करेगी, वो ना पूरा जो वर्ल्ड है ना उसकी ग्लोबल पावर बन जाएगी। और वहीं पर जो अल्फ्रेड टी महान थे, वो बोलते थे कि जो ना वो जो बॉर्डर, एक तरह से जो बॉर्डर है, जो ओशियन है, उस पर फोकस करेगी, तो वो कंट्री पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी। ये चीज़ है इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे पावर हो, चाहे इकोनॉमिक पावर हो, हर तरह से, चाहे ट्रेड हो, ठीक है? ये चीज़ है। तो इसके लिए ना गवर्नमेंट ने बहुत सारे मिशन भी चला रखे हैं, जैसे मैंने बताया सागर इनिशिएटिव, भारतमाला वगैरह, ठीक है? बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप कर रखे हैं, ठीक है? तो यही चीज़ है। अभी क्या है ना, अभी थोड़ा लाइमलाइट में क्यों आया इतना है, क्योंकि ओमान के जो मस्कट है, मस्कट जो उसकी कैपिटल सिटी है ओमान की, वहाँ पे ना एक 8वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसको ओमान होस्ट करेगा, और ओमान के साथ इंडिया, सिंगापुर वगैरह भी उसको होस्ट करेंगे। तो वहाँ पे ना बात होगी ब्लू इकॉनमी की, और किस तरह से ना इंडियन ओशन वाला जो पूरा रीजन है उसको डेवलप किया जाए, जिससे उस पर्टिकुलर रीजन का यूज़ किया जाए फॉर स्ट्रेटेजी पर्पसेस, फॉर एनर्जी, फॉर ट्रेड, किस तरह से इंडियन ओशन को यूटिलाइज़ किया जाए। अब जो इंडिया है और इंडियन ओशन में जो कंट्रीज़ हैं,
नो उसको ये उनके बेनिफिट के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, और बहुत सारे जो इश्यूज़ भी हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है उसके उनके बारे में एक्सप्लोरेशन करना, जानना, रिसर्च करना, इस तरह से भी। तो ये चीज़ है। तो ना तो हम देखो ना, जैसे इंडो पैसिफिक, इंडियन पैसिफिक, उसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है? उसका इंपॉर्टेंस बहुत सारे वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं। उसके लिए जैसे इंडिया ने एक डीप ओशियन मिशन भी चला रखा है, जो 2021 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। जिसका आज ना एक मत्स्य 6000 करके जो भी उसका एक कंपोनेंट है, इसका 9 में से एक जो कंपोनेंट है डोम मिशन का, उसका हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पैसिफिक में। किस तरह से हम जो ट्रेड है और जो ट्रेड ट्रांसपोर्ट रूट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पजेज से, ठीक है। पायरेसी वगैरह होती है सोमालिया के, जो पायरेट्स है वो काफ़ी फेमस है फॉर, जो शिप जाती हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस की हो, चाहे और भी चीज़ हम जो नो ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो सामान गुड्स वगैरह, तो उसको वो है ना लूट लेते हैं, ठीक है। वो चीज़ है। तो जियोपॉलिटिकली भी जैसे चाइना किस तरह से बीआरआई के थ्रू यूज़ कर रहा है इंडियन ओशन का, मलक्का स्ट्रेट का, और सी पैक जो उन्होंने जो वो जो पीओके वाला रीजन है, जिस पे इंडिया क्लेम कर जिस पे इंडिया को थोड़ा जिससे अपना जो कंट्री है इंडिया, उसको एक तरह से इशू है कि भाई ये जो इशू है वो डिस्प्यूटेड इशू है। यहाँ पे आप किसी भी चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, किसी भी तरह कोई इंटर गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट आप कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो चाइना ने सी पैक कर रखा है, वहाँ से ले जा रहा है, तो उसकी भी इंडिया ने आवाज़ उठाई है। तो ऐसा ही चीज़ है। और फिर इसमें हम लोग बात करेंगे ना किस तरह से ना जो पहले जो फर्स्ट मिलेनियम था, वहाँ पे जो मर्चेंट वगैरह थे, जैसे मर्चेंट थे मनीग्रामम, छैतीस और नंदेस, ठीक है। और बहुत सारे जो किंग थे, जैसे किंग वगैरह आंध्रास, चोलास, पांड्यास, वहाँ पे उस तरह के जो किंग थे उनके, उन्हें किस तरह से यूज़ किया नो टू ट्रेड करने के लिए थ्रू द इंडियन ओशियन, किसके साथ? अरब वर्ल्ड के साथ, अरब लोगों के साथ उन्होंने इंडियन का ट्रेड करने के लिए इंडियन ओशन का यूज़ किया, ठीक है। तो ये चीज़ है। और किस तरह से कौटिल्य ने और अर्थशास्त्र में मेंशन कर रखा है कि पहले ना इनफैक्ट जैसे कि इंडियन एशियन इंडिया में भी, एशियन टाइम पे भी पोर्ट कमिश्नर हुआ करते थे, हार्बर मास्टर हुआ करते थे, ठीक है। ये चीज़ है। तो वो मॉनिटरिंग करते थे, रेगुलेट करते थे ट्रेड को, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये भी फिर आगे राइटर बोलते हैं कि किस तरह से ना जो मराठास थे और जो जैसे मुगल्स थे या और भी जो पावर्स थे, वो ना वो इस चीज़ को भूल गए थे कि भाई कि जो ओशन होता है, इंडियन ओशन होता है, जो बॉर्डर पॉलिसी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन लोगों ने ना सिर्फ लैंड पे फोकस किया। इन्होंने जो बॉर बॉर किए वो सिर्फ ज़मीन को हटाने के लिए किए। इन्होंने ओशन पावर को नहीं समझा। और जहाँ जैसे पुर्तगीज़ थे, डच थे, फ्रांस थे, फ्रेंच वगैरह थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा। तो वो ना उन्होंने इंडिया पे कंट्रोल भी कर रखा था। काफ़ी लंबे समय तक ये लोग पावर में रहे थे, और आज भी काफ़ी हद तक ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ हैं ये, ठीक है। ये चीज़ है। इनफैक्ट फिर ये बता रहा है कि किस किस आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये चीज़ कंटिन्यू हुई है। और अब कहीं कुछ 10 15 20 साल पहले ही हम लोग ये समझ पाए कि इंडियन ओशियन का और जो ओशियन ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। वो चीज़ है। और ना जो के एम पानीकर थे, जो इंडिया के एक डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, एम्बेसडर भी रह चुके हैं फ्रांस और चाइना में। तो उन्होंने अपना एक बुक लिखा था, इंडिया एंड इंडियन ओशन, 1945, ठीक है। तो उसके बारे में बताया उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की, ठीक है। ये चीज़ है। और ये बताया कि भाई किस तरह से अगर इंडिया इस चीज़ पर फोकस करेगा ट्रेड इंडियन ओशन पे, और जो वाटर पॉलिश जो वाटर एक जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर, तो इंडिया ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है फॉर नो टू रिजॉल्व पायरेसी वगैरह। जैसे जो पायरेसी का इशू है, ठीक है, उनको सॉल्व कर सकता है। ब्लू वाटर इकॉनमी इंडिया बन सकता है। इंडिया की जो ब्लू वाटर इकॉनमी है, फिश सेक्टर है, और ये ट्रेड है, उसको वो काफ़ी इन्हेंस हो सकता है, बढ़ सकता है आगे। नार्कोटिक जो नार्कोटिक ड्रग होता है उस वो ट्रेड होता है इंडियन ओशन के थ्रू, तो उसको भी ना उसको भी रोका जा सकता है। सी पायरेसी के बारे में जैसे हमने लोग बात की। और सी केबल जो इंटरनेट केबल होती हैं, सी केबल होती हैं, वो जो सी में बिछी होती हैं, उनको भी कई बार ना हार्म करने की कोशिश करते हैं किया जाता है। तो उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं उसकी। ये चीज़ है। और किस तरह से ना जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू है आज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का, उसको समझ सकते हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग द होल जियोग्राफी एंड द होल व्हाट्स एवर क्लाइमेटोलॉजी है उसके थ्रू, ठीक है। जो हम इंडियन ओशन की क्लाइमेटोलॉजी है इंडियन ओशन की, और ज्योग्राफी है, उसको उसको जान के उसका जो सॉर्ट ऑफ टोपोग्राफी है, उस चीज़ को समझ के, ठीक है। तो
ये आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। अगला जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैम्प पैड के बारे में करेंगे। स्टैम्प पैड मतलब का हिंदी में अनुवाद होता है, हिंदी में इसका मीनिंग है भगदड़, ठीक है। तो इसकी ना पहले हम लोग जो डेफिनेशन है वो जान लेते हैं। तो स्टैम्प पैड बेसिकली होता क्या है, ठीक है। स्टैम्प पैड का मतलब होता है इम्पल्सिव। किस तरह से इम्पल्सिव? नो, फोर्सफुली इम्पल्सिव मास मूवमेंट। जब लोग ना बहुत ज़्यादा एक भीड़ ना इकट्ठी हो जाती है कहीं पे भी, और वो एक दूसरे को धक्का देने लग जाते हैं, फोर्सफुली नो एडजस्ट करने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं इम्पल्सिव मास मूवमेंट ऑफ क्राउड। लोगों का जो भीड़ होती है, जिसकी वजह से जनरली क्या होता है, इंजरीज होती हैं, डेथ होती है लोगों की। उस चीज़ को बोलते हैं स्टैम्पेड, ठीक है। तो वही है कि मास गैदरिंग और रश सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उसी को चीज़ को स्टैम्पेड बोलते हैं। तो ये चीज़ है। और थोड़ा जो अभी ना रिसेंटली आपको पता है कि 15 फरवरी को शनिवार रात को 9:30 बजे किस तरह से जो न्यू दिल्ली इंडिया का न्यू दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पे किस तरह से भगदड़ हो गई थी। तो उसकी वजह से 18 लोगों की डेथ हो गई थी, और जिसमें 3 बच्चे भी थे शामिल। तो वो चीज़ था अगला। और इससे पहले महाकुंभ में आपको पता ही है भगदड़ हो गई थी, वहाँ पर 30 से 40 लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। काफ़ी इंजरीज भी हो गई थी। और नो, इससे पहले मैंने तिरुपति टेम्पल है, वहाँ पे भी इस तरह की मंदिर में खबर आई, और मंदिरों वगैरह तो काफ़ी खबर इस भगदड़ की, नो, आउट ऑफ कंट्रोल जो एक रश सिचुएशन होती है उसकी खबर आती रहती है। तो ये चीज़ इसमें बताया गया किस तरह से ना ये गवर्नमेंट फेलियर रहा है, या बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर रहा है। किस तरह से जो क्राउड बिहेवियर है उसको नहीं समझा गया, किस तरह से प्लानिंग में प्रॉब्लम रहे, इशू रहे, ठीक है। और इससे पहले आपने देखा हो ना कि हाथरस में भी ना एक स्टैम्पेड हुआ था। वहाँ पे कुछ लोग ना जो डिवाइन एंटिटी है उसके पैर मतलब छूने के लिए जाते हैं, और फिर लगता है उनको भीड़ बहुत हो गई है, तो वो वहाँ से सिर्फ मिट्टी उठा के ले आते हैं, उठा के लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ जब भीड़ होती है तो वो ना भागने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है, लगने लग जाता है कि भाई यहाँ से हम लोग निकल भी पाएंगे, स्केप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ है। तो इस चीज़ के बारे में, तो इसमें ना डायरेक्टर बता रहे हैं कि ना गवर्नमेंट किस तरह से ना क्राउड मैनेजमेंट, किस तरह से हम लोगों ने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, प्लानिंग थी, ऑर्गेनाइजर थे, जैसे महाकुंभ में, उन्होंने किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाए। वो नहीं समझ पाए कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राउड बिहेवियर, लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है जब क्राउड होता है वहाँ पे, ठीक है। वो सिविक सेंस को नहीं समझ पाए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर रहा, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे पुलिस और आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी रही, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे वो बराबर वो ना पुलिसिंग नहीं कर पाए, उनको प्रॉपर उसको नो ट्रांसपेरेंटली नहीं बता पाए लोगों को भाई ये एग्जिट पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है। और इनफैक्ट महाकुंभ में तो था कि भाई वही एक ही एंट्री पॉइंट था, वही एग्जिट पॉइंट था। तो ये काफ़ी गलती रही थी। जब आपको पता है कि 40 करोड़ लोगों का ऑलरेडी, अब गवर्नमेंट बोल रही है कि 40 करोड़ लोगों के आने की पूरा पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ गवर्नमेंट को समझ में आनी चाहिए कि भाई इतना बड़ा लेवल पे लोग आएगा, तो वहाँ पे प्लानिंग वगैरह पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए कि किस तरह से लोग आएंगे, पूरी टाइमिंग, पूरा लाइव सर्विलेंस उनका, कैमरास वगैरह, किस तरह से बॉर्डर एरियाज पे पुलिसिंग और आर्मी वगैरह डिप्लॉय होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट को इसके लिए कम से कम 400 से 500 बस एक्स्ट्रा चलानी चाहिए थी, तो लोगों को ले जाने के और ले जाने के लिए, क्योंकि भाई इस पर्टिकुलर महाकुंभ वाले मेले में ना सिचुएशन में आप देखोगे ना कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो 95% लोग दे आर लोअर मिडिल क्लास, और लोअर पुअर और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग। तो उन वो ना आपको वो बसेस, अपना पर्सनल व्हीकल्स और रेल के थ्रू ही ट्रैवल करेंगे। और वहाँ पे अगर भीड़ बहुत हो गई, रोड पे बहुत भीड़ हो गई, तो वहाँ जाम लग जाएगा, ठीक है। जो हमने देखा भी वीडियोस में कि किस तरह से बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं, गाड़ियाँ घंटों घंटों मतलब गाड़ियाँ जाम लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और किस तरह से रेलवे पे हमने देखा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो प्रयागराज एक्सप्रेस थी जो आई थी, और उसके कन्फ्यूजन की वजह से लोगों में भगा दौड़ी हो गई, और क्राउड को मैनेज नहीं कर पाए, और क्राउड अपने आप को संभाल नहीं पाया, और भगदड़ की वजह से वहाँ पे 18 लोगों की डेथ हो गई। तो ये ना एक तरह से क्या बोलते हैं, प्लानिंग हुई, कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, तो उस चीज़ के बारे में अब इसमें राइटर बोल रहे हैं ना कि किस तरह से ना जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने ऑलरेडी गाइडलाइंस दे रखी हैं क्राउड मैनेजमेंट को, किस तरह से क्राउड को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। उस चीज़ के बारे में जैसे उसने बोला कि पहले ना प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, किस तरह का प्रोग्राम है,
ऐसा तो नहीं कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कहीं किसी कॉलेज में, कहीं किसी पर्टिकुलर और शादी में या कहीं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आने वाला है, या कोई रिलीजियस ओकेशन है जैसे महाकुंभ जैसे, वहाँ पे जहाँ पे करोड़ों लाखों लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो नो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और प्रोग्राम वहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए, पूरा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि किस तरह से लोगों के आने जाने की, अगर गाड़ियाँ निकलती हैं, प्राइवेट व्हीकल्स निकलते हैं, तो किस तरह से जगह होनी चाहिए लोगों को निकलने के लिए भी, ठीक है। रेल रोडवे ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, लोगों को खाने पीने पानी नो पानी पीने की सुविधा होनी चाहिए, ये चीज़ है। और जो व्हीकल होते हैं उनके लिए स्पेस होना चाहिए, एंट्री एग्जिट पर डिफाइन होने चाहिए, लाइव सर्विलेंस होना चाहिए, टाइमिंग डिसाइड होनी चाहिए। जैसे महाकुंभ में अगर टाइमिंग डिसाइड होती होती ना कि भाई अब इतना लोग यहाँ पे आ गए, इतना लोग यहाँ से निकलो, और जो पूरा प्रॉपर उस साइड में जो प्रॉपर लोग खड़े हुए हैं वो यहाँ पे अब नहा के आके नहा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए ना पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉपरेशन चाहिए होता है, पुलिस आर्मी के बीच में जो इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेशन होता है उसकी ज़रूरत होती है, तो उसकी कमी दिखी। तो ये बहुत सारे रीज़न रहे थे जिसकी वजह से यही बताया गया कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए था कि गवर्नमेंट को जो ह्यूमन साइकोलॉजी, अब देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा हुई, जैसे मानो महाकुंभ में भीड़ इकट्ठा हुई, लोग और लोग एकदम से ना जो संगम, जो त्रिवेणी संगम है, जो त्रिवेणी घाट है ना, वहाँ पे नहाने के लिए गए, और ना बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। और जब ना वो निकलने लगे ना, तो उन्होंने देखा कि वो दे हैव बीन स्टक्ड, वो फंस चुके हैं वहाँ पे। फिर वो क्या करें, वो भगेंगे, वो एक दूसरे को धक्का देंगे। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, जब उसको डर लगने लग जाता है ना कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मेरे को इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है, या मेरे को कुछ भी हार्म हो सकता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो भूल जाता है कि कोऑपरेटिव बिहेवियर क्या होता है, वो भूल जाता है, वो कोऑपरेटिव बिहेवियर जैसी चीज़ों को मतलब साइडलाइन कर देता है। तो वहाँ पे हम लोग को गवर्नमेंट को या जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, प्लानिंग बनाई जा रही है, तो वहाँ पे उनको समझना चाहिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती क्या है, ठीक है, ये चीज़ है। और इंटरपर्सनल कोऑपरेशन आर्मीज़ के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, सर्विलियंस वगैरह, टेक्नोलॉजी किस तरह से, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ड्रोन का यूज़ करके किस तरह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को अच्छा करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर इसमें, ये पूरा टॉपिक है इसके बारे में, ठीक है। अगला हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि भाई किस तरह से ना, जब से 3 टियर सिस्टम आया था, तो इनिशियली थोड़ा इसको इसकी वजह से ना सिटीजन का, जो लोगों का पार्टिसिपेशन था, सिटीजन का पार्टिसिपेशन था डेमोक्रेसी में, वो इंक्रीज हुआ था। किस तरह से कि SC ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला, महिलाओं को रिजर्वेशन मिला 33%, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल जो मतलब वल्नरेबल सेक्शन थे, जो डिप्राइव्ड सेक्शन थे, वो उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ। अगर SC ST के लोग पॉलिटिकल पावर में आएंगे, वुमेंस पावर में आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपने आप को ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे, इन्हेंस करेंगे अपने आप को थ्रू डिफरेंट पोजीशन। तो उनका पॉलिटिकल पावर के थ्रू उनकी सोशल पावर भी बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमिकली भी उनकी ग्रोथ होगी। तो किस तरह से ना ये बताया रहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट का जो मोटिव था, वो किस मोटिव से उनको लाया गया था, ठीक है, ये चीज़ है। और लेकिन अब राइटर बोल रहे हैं ना कि इसमें लेकिन उल्टा हो गया है, पावर का डेवोल्यूशन बराबर हो नहीं पाया, पावर का डेवोल्यूशन अब ना घटता जा रहा है, फाइनेंशियल पावर उनके पास होती नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, वो अब डायरेक्टली गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट का ना जो रोल था वो ख़त्म हो गया। फिर बताया जा रहा है किस तरह से ना पब्लिक और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो कम हो गया। क्या रीज़न रहे हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट PRI जो इंस्टीट्यूट है उनका रोल कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो कम हो गया। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्टली अपना प्रोग्राम चलाती है। तो जो PRI इंस्टीट्यूट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट है, उनका रोल नहीं है। जो पॉलिटिसाइजेशन हो रखा है किसका, नो लोकल जो पॉलिटिक्स होती है उसका भी, थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कि बड़े लेवल पर जो BJP वगैरह है ये सब है ना, वो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूट को ना के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे लोगों के जो इलेक्टोरल बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये भी चीज़ है, किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो ओवर पावर कर रहा है PRI जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट है उनको। किस तरह से अनटाइड ग्रांट्स की बात की जाती है कि अनटाइड ग्रांट, जैसे जिस ग्रांट ना अभी क्या होता है ना, जिस चीज़ के लिए दिए गए हैं उस चीज़ पे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे सड़क बनाने के लिए दिया है तो सड़क बनाने पे खर्च करना पड़ेगा, उसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए खर्च नहीं कर सकते।
और 2022 की रिपोर्ट है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट की, कि किस तरह से जो पावर ऑफ डेवोल्यूशन हुआ है वो सिर्फ 20% स्टेट में ही हुआ है। वो सब स्टेट में 29 स्टेट में नहीं हुआ है पावर ऑफ डेवोल्यूशन। पावर का बंटवारा, डेवोल्यूशन मतलब बंटवारा, ठीक है, वो चीज़ है। और जो किस तरह से ना जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक पावर भी को नहीं मिल पाई पंचायती राज इंस्टीट्यूट को। और किस तरह से जेम ट्रिनिटी जब से आई है कि डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र कर दिया बेनिफिशरी अकाउंट में। क्योंकि पहले क्या था, इस चीज़ में पंचायती राज इंस्टीट्यूट की ना भागीदारी होती थी, रोल होता था, तो वो कम हो गया। अभी मोबाइल पे सीधा लोगों के जो बेनिफिशरी होते हैं, जो भी जिनको फ़ायदा, जिनके पास जिनको स्कीम दी जाती, स्कीम का फ़ायदा मिलता है, उनके अकाउंट में जैसे पीएम किसान के थ्रू पैसा सीधा डाल दिया, ये चीज़ होती है, ठीक है। और किस तरह से ना अर्बनाइजेशन के थ्रू, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो लोग अब शहरों में जा रहे हैं। उनके तो अभी जब शहरों में वो माइग्रेट कर रहे हैं जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने 2 टाइम की लाइवलीहुड के लिए, तो वो लोग फिर उनको गाँव में जो डेमोक्रेसी है, जो इलेक्शन है या पॉलिटिकल है, सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। किस तरह से माइग्रेशन बढ़ रहा है शहरों के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो भी प्रभावित हो रही है इस चीज़ से। तो मतलब ये सारे रीज़न बताए जा रहे हैं कि भाई किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बहुत सारी जो स्कीम डायरेक्ट का जो फ़ायदा है गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों को दे रही है उसकी वजह से, ठीक है। और किस तरह से जो कभी भी ना फाइनेंशियल जो इश्यूज थे पंचायती राज इंस्टीट्यूट के, वो कभी रिजॉल्व नहीं हो पाए, ठीक है। और तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट की जो पावर थी वो ज़्यादातर नॉमिनल रही है, ठीक है, वो सब्सटेंटिव नहीं रही है वो, ठीक है, वो चीज़ है। तो हम अपना डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू।